यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग कोर्ट के पर्पज़ के लिए की जा रही है। मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश, 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और क्राइम फ्री भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा समय से व्हाट्सएप हमें नॉर्मल ढंग से काम नहीं करने दे रहा है, बार बार ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिसका कोई उचित कारण नहीं है। वह उसे बार बार कहता है कि वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ सर्विस, स्पैम। तो मैं ये रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा कोई स्पैम नहीं किया जाता है। मैं अपने वीडियो जो इस देश को बदलने के लिए हैं, जो 5 मौलिक अधिकार और 21 फंडामेंटल राइट के साथ इन्हीं चुने हुए नेताओं के माध्यम से इस देश को परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, इसके बने हुए वीडियो को यदि स्पैम कहा जाए तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये बार बार दिन में कई बार हमारे अकाउंट को ब्लॉक करते हैं और उसको दोबारा जो है अपलोड करने का, रिस्टोर करने के बाद उसे दोबारा एंट्री करने के लिए 2-2 3-3 दिन ले लेते हैं। मैं इस बात को आपको समझाना चाहूँगा। तो हमारा ये अकाउंट 9425606040 अभी इन्होंने बाधित किया हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वेलकम टू व्हाट्सएप, इसका मतलब है इन्होंने हमारा अकाउंट को रिस्टोर कर दिया है। अब इसमें हमारा अकाउंट है 94256060, इसको हम नेक्स्ट कह रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये मुझे कनेक्ट नहीं करने देगा। अभी देखते हैं आगे क्या करता है। ये ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी। अभी कह रहा है कि आप इसे वेरीफाई कर दीजिए, हमने इसको वेरीफाई कर दिया। इसका इंटरनल सिस्टम कोड को खुद लेके वेरीफाई कर रहा है। अब वेरीफाइंग पे पहुंच गया है और वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। इसमें जो फ़ोटो है वो एज इट इज़ है, जो नाम थोड़ा सा अधूरा था मैं इसको पूरा कर देता हूँ। मैथिली शरण गुप्ता, अब नेक्स्ट कहेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये नेक्स्ट जो है चलता रहेगा। ये नेक्स्ट कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 1-1, 2-2 दिन तक नेक्स्ट चलता रहेगा और ये हमें कनेक्ट नहीं करने देता है। इसके कुछ रिकॉर्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कई बार 2-2, 3-3 दिन तक ये रखते हैं। हम व्हाट्सएप के नंबर नहीं खोज पा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पर ठीक ढंग से कॉल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं। हम जैसे ही ग्रुप में नंबर ऐड करते हैं ये उसे स्पैम डिक्लेयर कर देते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी बार रिप्रेजेंट करने के बाद, यह बताने के बाद कि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हूँ, 1984 बैच का, डीजीपी के पद से रिटायर हुआ हूँ, डीजीपी रेलवे मध्य प्रदेश, डीजीपी होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ रहा हूँ और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ। इस समय 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को देते हुए कैसे इस देश को बदला जाएगा, यह क्राइम फ्री भारत मिशन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल मिशन है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यह एक रजिस्टर्ड संस्था के तहत है जिसका नाम है अपराध मुक्तिकरण संस्था। यह संस्था 2020 से रजिस्टर्ड है और ये अत्यंत ही लज्जा की बात है कि व्हाट्सएप जो वायलेशन ऑफ टर्म ऑफ सर्विस कह रहा है, इसके अपने अधिकारी, इसके अपने पर्सनल, इसकी अपनी टीम ये गैर कानूनी काम कर रही हैं। यह वीडियो मैं न्यायालय के पर्पस से बना रहा हूँ
जिससे इसे एज ए एविडेंस पेश किया जा सके। अब मैं आपको इनके कुछ पुराने करतूतों को दिखाना चाहूँगा जो मैंने टेलीग्राम ऐप में रखी हुई हैं। फिर मैं इसके बाद आपको देखिए, ये कल के हैं। इन्होंने कल भी मेरे अकाउंट को बाधित किया था, जिसमें मैंने ये यहाँ पर है, मैंने व्हाट्सएप को लिखा है, इट इज अट्रोशियस टू ऑब्स्ट्रक्ट लॉफुल adding of our members in our own group. It is violation of terms of service by WhatsApp team. आगे लिखा है, all screenshots are being saved for producing before the court for the appreciation of illegal action against the WhatsApp. इसके आगे लिखा है, I request you to desist from such activities in future. I request you to restore my account without further loss of time. Thanks, मैथिली शरण गुप्ता, IPS officer, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत मिशन। अब इसके पहले का मैं आपको दिखाता हूँ। यही स्थिति वहाँ पर भी है। इसमें मैथिली शरण मैंने नाम डाला। इनके वायलेशन के बाद ये पिछले वाला है, रिस्टोर करने के पहले वाला, ये कनेक्टिंग पे चलता रहा और ये लंबे समय तक कनेक्टिंग में रहा। ये देखिए घूम रहा है और इसमें कोई वो नहीं हो रहा है, और ये कनेक्टिंग में कई बार 2-2, 3-3 दिन लगाता है। अब मैं इसके पहले का एपिसोड आपको दिखाता हूँ। ये है इसके पहले का एपिसोड। दिस अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम। यदि आप देखें तो ये 11 नवंबर 12:57 का है। अब इसको देखते हैं। इसको जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो मैंने लिखा, आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, कॉन्ट्रेरी व्हाट्सएप इज टाइम एंड अगेन ब्लॉकिंग माई अकाउंट, इट इज ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एंड डिप्लोरेबल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ व्हाट्सएप टीम। इसके आगे मैंने लिखा, विच इज ए ग्रेट वायलेशन ऑफ WhatsApp team. I am keeping all the screenshots for taking legal action against WhatsApp. To produce against these obstructionist tactics in gross violation of your own terms of service. Thanks. Finally, it is having my name, मैथिली शरण गुप्ता, former DGP मध्य प्रदेश, नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम एंड करप्शन फ्री भारत। ये आप देख पा रहे हैं कि ये नवंबर 11 का है और 12:57 का है दोपहर का। ये बार बार लिखने के बाद कि ये अपने टर्म्स ऑफ सर्विस का वायलेशन कर रहे हैं। मैं कोई गलत व्यक्ति नहीं हूँ, कानून का ज्ञाता हूँ, भारत का जिम्मेवार नागरिक हूँ, फॉर्मर IPS और फॉर्मर DGP हूँ और एक बड़ा अभियान देश के हित में चला रहा हूँ। यह व्हाट्सएप किन लोगों के इशारे पर ये कर रहा है, मुझे लगता है कि उन सब को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है।
ये कनेक्टिंग जो कि कनेक्ट होता नहीं है, और कनेक्ट होने के बाद फिर ऐसा ही चलता रहता है। अब इसके पहले की गतिविधि देखिए, ये कनेक्ट हो रहा है, ये नवंबर 11 का है, ये तो पूरा वीडियो है, इसको छोड़ते हैं। अब इसके पहले का देखते हैं। देयर इज नो नेगेटिव, ये नवंबर 10 का है, मतलब एक दिन पहले का, उस दिन भी इन्होंने ब्लॉक किया। देयर इज नो नेगेटिव एक्टिविटी ऑन माई पार्ट, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर and retired Director General of Police. It is atrocious that without that WhatsApp is blocking my account, and it is unlawful activity and committing violation of its own terms of service. I will be constrained to take legal recourse against the WhatsApp for, क्या लिखा है, डैमेजिंग और समथिंग, राइट। देन आगे मैंने लिखा है WhatsApp इज इक्वली लाइबल फॉर इट्स ओन अनलॉफुल रिस्ट्रेनिंग कंडक्ट फॉर नो एडुकेट रीजन। आई होप गुड सेंस वुड प्रिवेल। Request not to resort to such tactics. Regards, Maithili Sharan Gupta, former Director General of Police, Madhya Pradesh. Again, no improvement. So this is activity of November 10th, 5:31. अब मैं आपको इसके पहले की एक्टिविटी पे ले जाता हूँ। दस नवंबर को अगेन वट एवर विच इज लाइबल, इसको जस्ट लाइक रिपीटेशन, इसको फिर से, मतलब दे आर डूइंग इट टाइम एंड अगेन वेरी फ्रिक्वेंटली। ये 10 नवंबर 5:31 का है, ये 5:31 का ही है, 5:31 का है, ये 5:31 का है, 5:31 का है। अब इसके पहले का देखते हैं। ये 10 नवंबर का 5:30 का है। अगेन इनको नोटिस दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि कितने फ्रिक्वेंटली ये सभी काम कर रहे हैं, और उसके पूरे एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं सो दैट इनके खिलाफ कानून में कार्रवाई की जा सके। तो ना केवल ये अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और फिर टाइम एंड अगेन जो है उसे रिस्टोर करने में भी 2-2, 3-3 दिन लगा रहे हैं। ये your request has been submitted. Your request has been submitted. तो ये 10 तारीख का 5:29 का है, मतलब ये 10 तारीख का 5:29 का है। फिर आप अब मैं आपको अपने गूगल ड्राइव पर ले जाता हूं, जहां पर हमने ये ग्रुप ही बनाया है जिसमें कि व्हाट्सएप की इलीगल एक्टिविटीज़ को रिस्टोर किया जा रहा है। अभी आप देखें कि बहुत सारे अपलोड भी नहीं हो रहे हैं। ये अपलोडिंग में इतना समय कभी नहीं लगता है, ये भी इनका गड़बड़ एक्ट है। देखिए इसमें 3/11 का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिख रहा है व्हाट्सएप विल रिव्यू योर अकाउंट and device information to check for the activity that does not allow our terms of service। तो मैं व्हाट्सएप से जानना चाहता हूँ कि मैथिली शरण गुप्ता एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं,
ये किसी दूसरे के वीडियो फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, ये फॉर्मर डीजीपी हैं, 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, देश को बदलने के लिए प्रयासरत हैं, श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था एनजीओ स्थापित की है, जिसके तहत अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन चलाया जा रहा है। 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के साथ यह भारत देश बदल जाएगा। इसमें व्हाट्सएप को क्या स्पैम नज़र आ रहा है? व्हाट्सएप हमें अपने ग्रुप फॉर्म नहीं करने दे रहा है। जो हम ब्रॉडकास्ट बनाते हैं उसमें ये लिख रहे हैं कि, अभी आपको दिखाते हैं, योर अकाउंट इज़ नो लॉन्गर व्हाट्सएप इज ड्यू टू स्पैम। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या स्पैम है? अभी वही स्थिति है। अगेन ये कब का है? ये 3 नवंबर का है। देखते हैं क्या लिख रहे हैं इसमें। रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। क्या रिक्वेस्ट हमने सबमिट की है वो देखिए। अकाउंट इज नो लॉन्गर इन यूज आ रहा है। अकाउंट इज नो लॉन्गर इज यूज। अकाउंट इज नो लॉन्गर इन यूज, राइट। अब 26 फरवरी की बात देखते हैं। तो 26 फरवरी को इन्होंने फिर अकाउंट ब्लॉक किया है। ऐसा बीच में कई बार किया है, जो अभी कुछ कुछ सैंपल के बतौर बता रहे हैं, जिसमें हमने इनको फिर से लिखा, इट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल टू गिव दिस काइंड ऑफ इंटररप्टेड सर्विस। आई विल बी कंस्ट्रेंड टू फाइल ए सूट अगेंस्ट व्हाट्सएप फॉर वायलेशन ऑफ इस सर्विस कंडीशन। उसी दिन में आगे कंस्ट्रेंड टू फाइल ए सूट अगेंस्ट व्हाट्सएप। I am sending my own video to transform Bharat, saying it is a spam reflecting prejudicial behavior. All activities are being captured and I will be constrained to file a suit against WhatsApp. I am sending my own videos. Okay. You are temporarily banned from WhatsApp because you may have violated our own terms of service. मैं WhatsApp से पूछना चाहता हूँ कि हमने किस टर्म्स ऑफ सर्विस का वायलेशन किया है। मेरे ख्याल से WhatsApp स्वयं अपने टर्म्स ऑफ सर्विस का जो है ना वायलेशन कर रहा है, जिससे एक बहुत बड़े देश हित के काम को करने में बाधा हो रही है और ये किसी न किसी के इशारे पे किया जा रहा है। तो WhatsApp को इसका कंपनसेशन भी देना चाहिए और इस कुटिल चाल में कौन कौन और किन के दबाव में ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसे भी रिकॉर्ड पर लाने की ज़रूरत है। अब 27/11 की बात करते हैं। 24/11, अब 27/11। ये 27/11 कब का है? 27/11/2023 का। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इधर से चालू करते हैं। वाई टाइम एंड अगेन व्हाट्सएप इज ऑब्स्ट्रक्टिंग लॉफुल यूज ऑफ हिज सर्विसेज। आई एम ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस एंड फॉर्मर डीजीपी मध्य प्रदेश। इफ यू हैव एनी इशू, योर रेप may speak to me. I hope I will receive your lawful cooperation in the best interest of my country. By time and again, WhatsApp is obstructing lawful use of his services. अगेन फिर ब्लॉक किया है। ये किस तारीख का है? ये 27/11 का है। अब 26/11 का देखिए। 26/11/2023 का ये तो लास्ट वाला है, इसको शुरू से देखते हैं। द अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड, राइट। ये 25 का है। 26 का देखिए, देयर इज नो एक्टिविटीज, स्टिल दिस इज बीइंग ट्रीटेड अगेंस्ट टर्म्स ऑफ सर्विस।
I request for the review. Such activity is arbitrary. There is no activity, all these treated against the terms of service. I request for the review. Such activity is arbitrary and objectionable. WhatsApp is liable to be sued. आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बार बार इनको ये नोटिस दिया जा रहा है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और इनकी खुद का कंडक्ट ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन इनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये ज़रूर किसी न किसी बड़े दबाव में काम कर रहे हैं। अब 7/11/2023 का देखिए, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग, नॉट अलाउइंग। 14/11 का ये लास्ट वाला है, तो 14/11 का, एक मिनट, 7/11 का, फिर अभी देखते हैं 29, 30 का देखते हैं। तो 30 का पहला वाला देखते हैं। इट इज़ बैड एंड irresponsible behavior on the part of the WhatsApp. You are blocking access to my members. Terming it violation of term of service is wrong and irresponsible behavior. Second, इसका your request has been submitted. अब 29 तारीख का देखते हैं। 29 तारीख को 29/10 का ये लास्ट वाला है। तो 29/10 का 2023 का योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, मैथिली शरण गुप्ता। अब 26/10 का देखिए, सब वही कार्रवाई चल रही है। छब्बीस 10 30 का, फिर 30/4 30 अप्रैल, 23 अप्रैल, 21 अप्रैल 2023, इक्कीस अप्रैल। अभी कुछ अपलोडेड नहीं हुए हैं, ये 11/11/2024 के हैं। इसको देखते हैं ये कब का है। अगेन ब्लॉकिंग, अगेन all screenshots are being saved for producing before the court for approaching legal action against the WhatsApp. तो इसमें देखने वाली बात यह है कि लंबे समय से WhatsApp इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। जो लॉफुल हमारी हक है कंज्यूमर के नाते, उन सेवाओं को ये ब्लॉक कर रहा है। हम जो ब्रॉडकास्ट भेजना चाहते हैं उसमें लिखता है इट विल बी डिलीवर्ड ओनली टू द नंबर्स विच हैज सेव्ड योर नंबर। इट इज एब्सोल्युटली आर्बिट्ररी एंड हैज बीन मेड एप्लीकेबल इन माय केस ओनली। मैं माननीय न्यायालय से अपील करता हूं कि इन एविडेंस के आधार पर व्हाट्सएप के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे जो सिटीजन देश हित में काम कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप, उनकी टीम और तुच्छे लोग जो देश के विरोधी ताकतें हैं, जो नहीं चाहते हैं कि अच्छा भारत मिले, जो चाहते हैं कि यही दुष्ट राजनीति कंटिन्यू करे और भारत अच्छे भारत से वंचित रहे, उन ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध मैं माननीय न्यायालय से मैं अनुरोध करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। शीघ्र ही ऐसा केस माननीय न्यायालय में लगाया जाएगा। तब तक इस वीडियो को मैं अपनी चैनल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर पब्लिश कर रहा हूं, जिससे
बाकी लोग भी देख सकें कि यह कैसा देश है जहाँ के नेता, जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था षड्यंत्र रच के अच्छी चीज़ों तक जनता को नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि जनता जागे। अब समय आ गया है कि अच्छे भारत का संकल्प ले। अब समय आ गया है कि 4 सरल उपाय करके अच्छे भारत के लिए हम लोग जुड़ जाएं, जिसे मैंने नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। इसके तहत हमें अच्छे भारत, 21 महालक्ष्यों वाले, 5 मौलिक अधिकारों वाले भारत जो कि इतनी आसानी से आ सकता है, और इसमें क्राइम फ्री भारत के 2 मॉडल के तहत भारत सरकार को 20 गुना ज़्यादा रेवेन्यू मिल पाएगा। लिहाजा भारत सरकार को 5 साल की अवधि में इस देश को टैक्स मुक्त करना होगा। हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, जिसे हम कल्प वृक्ष अकाउंट भी कह सकते हैं। लिहाजा किसी भी व्यक्ति को भविष्य में अपने 5 मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए किसी साहूकार से, किसी बैंक से लोन नहीं लेना होगा। उसे अपने ही कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा मिल जाएगा, और जब वो अर्न करेगा तो उससे अपने आप बढ़ जाएगा। यदि विषम परिस्थितियों में वह व्यक्ति अर्न करने की स्थिति में नहीं है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्राइम फ्री भारत के सिस्टम के लोग ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचेंगे और उनसे समझेंगे कि उनकी शिक्षा क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, हुनर क्या है, वो किस फील्ड में डेवलप किए जा सकते हैं। ये उनसे चर्चा करके जो ट्रेनिंग गैप्स हैं, एजुकेशन गैप है, उसकी पूर्ति करेगा। उस काम के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी को प्रदाय करेगा, उस पर अभ्यास कराएगा, और इसके बाद उसे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिया जाएगा। लिहाजा उसे कमाने के लिए, रोजगार के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा। जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। इसके लिए RBI 2 जैसी व्यवस्था होगी, और उसमें जो असेसमेंट होगा वो इस आधार पर किया जाएगा जिससे हर व्यक्ति को इन 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो धन की आवश्यकता है, यदि वो अपना काम सिंसियरिटी से और परफॉर्मेंस के साथ करता है तो उसे पर्याप्त धन पहुंचे, इसको सुनिश्चित करते हुए जो उस संपदा का आकलन किया जाएगा उतनी भारत विकास निधि ऑटो जनरेट होगी। लिहाजा राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए, जिसमें सड़कें होंगी, नहरें होंगी, पेड़ों की लगाने की व्यवस्था होगी, गायों की ब्रीडिंग की व्यवस्था होगी, गौशालाओं की व्यवस्था होगी। हमारी गौशालाएं हजारों किलोमीटर में फैली होंगी, और उसमें कोई लैंड का अधिग्रहण नहीं करना होगा। बिना लैंड के अधिग्रहण किए हुए जिन लोगों की जमीन होगी उन्हें ऑनर्स क्लब का मेंबर कहा जाएगा, और वो जो राष्ट्रीय संपदा है जो अर्न करेगी उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा उस जमीन के मालिक को मिलेगा। तो जमीन के मालिक को अपने जमीन के से जो वो मिल रही है वो भी मिलेगा, और व्यक्तिगत स्तर पर उसकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चिंतन क्या है, हुनर क्या है, ट्रेनिंग क्या है, और वो किस एरिया में विकसित किया जा सकता है, उसको विकसित करके उसे रोजगार भी दिया जाएगा। तो व्यक्तियों को 2 लाभ हो गए। एक तो हो गया कि रोजगार मिल गया, दूसरा उसकी जमीन का मालिक वही बना रहा, और तीसरा उस जो एक्टिविटीज वहाँ हो रही हैं उससे जो धन अर्जन हो रहा है उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा भी उसे मिल रहा है। लिहाजा भारत में अब कोई जो है वो जमीन विहीन नहीं होगा, लैंडलेस नहीं होगा। जिनके पास लैंड है वो लैंड के मालिक बने रहेंगे, और उनकी ज़मीन यदि बड़े किसी काम में लगाई जाती है तो भी वो ज़मीन के मालिक रहेंगे और ऑनर्स क्लब के सदस्य होंगे। ऐसा अद्भुत भारत जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जहाँ पर कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। अभी हम वही अंग्रेजों के गुलामों वाले कंडक्ट रूल में हैं
जहाँ पर सीनियर ऑफिसर लॉर्ड है, वो स्वयं जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो स्वयं गलत विधियों में लिप्त है, वो स्वयं राजनेताओं का चरण सेवक बन गया है और अवैधानिक आदेश को पालन कराने की शक्ति उसमें है, क्योंकि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो वो सस्पेंड कर देगा, उसको रुइन कर देगा, उसको नौकरी से निकाल देगा, उसको जो है ना बदनाम कर देगा, उसके खिलाफ मुकदमा कायम करा के उसको जेल में डाल देगा। ये सब अधिकार हैं, ये कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। कंडक्ट रूल के तहत आपकी जो विधिक जिम्मेवारी है उसे आप कर सकेंगे, और वरिष्ठ अधिकारी यदि कोई इलीगल आदेश देता है या इलीगल निर्णय रहता है तो कंडक्ट रूल के तहत अधीनस्थ की ये जिम्मेवारी होगी कि उसको रिव्यू के लिए सबमिट करें। वरिष्ठ अधिकारी फाइनल निर्णय के लेने के लिए सक्षम है, लिहाजा वो अधीनस्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करके अपने निर्णय पर कायम रह सकता है। वैसी स्थिति में सबऑर्डिनेट को अपने वरिष्ठ का आदेश पालन करना उसकी वैधानिक जिम्मेवारी होगी। लेकिन ऐसे सभी केस एक बड़े कमीशन के सामने चले जाएंगे जो इसकी बारीकियों में देखेंगे कि वरिष्ठ अधिकारी ने सही निर्णय लिया था कि नहीं लिया था। यदि सही निर्णय नहीं लिया होगा तो उस वरिष्ठ अधिकारी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि वह वरिष्ठ अधिकारी अपनी बात को, अपने निर्णय को डिफेंड नहीं कर पाता है तो उस निर्णय को बदलने के लिए, और उसके यदि वो जो होना था वो हो गया है तो उसको जो दंड मिलना चाहिए, उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो डाउन हो जाएगा और उसे फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी। सभी शासकीय अधिकारियों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और वो शासन के खजाने से नहीं मिलेगी, जिस व्यक्ति का काम करेंगे उसका मिलेगा। उसमें अधिकारी की वेशभूषा, अधिकारी का व्यवहार और वर्क प्रोफिशिएंसी को आकलन किया जाएगा और उसी के आधार पर उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और उस वर्क आकलन को वर्क कंपोनेंट असेसमेंट कहा जाएगा। तो साल भर में जितने भी वर्क कंपोनेंट उसने किए होंगे उतना ही उसको भुगतान मिलेगा, और ये टोटल भुगतान क्राइम फ्री भारत का कहना है कि आज की सैलरी से दुगना होगा। यदि किसी कारण से वो नहीं कमा पाता है तो उसे अपने ही कल्पवृक्ष अकाउंट से रेसिडुअल अमाउंट मिल जाएगा और उसे ट्रेनिंग देके दुगना या उससे ज़्यादा कमाने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। जो ये वर्क कंपोनेंट है, क्यूमुलेटिव वर्क कंपोनेंट को परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाएगा, क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसे आप ACR कह सकते हैं। इसका मतलब है आपकी ACR अब वरिष्ठ अधिकारी या राजनेता नहीं लिख रहा है, आपका काम ही आपकी ACR लिखेगा। आपकी ACR आपका काम लिखेगा और उसी वर्क कंपोनेंट के आधार पर आपको जो है अपनी पोस्टिंग मिलेगी। लिहाजा अब पोस्टिंग में आपका काम का आकलन काम आने वाला है। आपको सिफारिश के लिए या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका काम ही आपको पोस्टिंग दिलाएगा, आपका काम ही आपको प्रमोशन दिलाएगा, आपका काम ही आपको फॉरेन ट्रेनिंग्स दिलाएगा। लिहाजा सभी लोग नेशनल इंटरेस्ट में सही निर्णय लेके काम करेंगे और इसका जो बोझ है वो भारत सरकार के ऊपर नहीं आ रहा है, जिसका काम हो रहा है उसके ऊपर वो लोड हो रहा है। तो यदि हम ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा। लिहाजा हर अधिकारी सही निर्णय लेगा, समय पे काम करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा तो पूरा जो हमारी प्रशासनिक ढांचा है इसके काम करने के तरीके में फ़र्क आ जाएगा। उसके सोच में फ़र्क आएगा, चिंतन में फ़र्क आएगा, वेशभूषा में फ़र्क आएगा, क्रियाकलाप में फ़र्क आएगा और वो किसी अन्य घटिया एक्टिविटी में और साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। वो किसी वरिष्ठ अधिकारी का चरण सेवक नहीं बनेगा, वो किसी राजनेता का चरण सेवक नहीं बनेगा। ऐसी होगी हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। जो अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून हैं उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसकी आत्मा बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी, जहां बिना थाने बजाय FIR कायम होगी,
बिना कोर्ट जाए केस रजिस्टर होगा और इसके लिए वेल ट्रेंड वॉलंटियर्स होंगे जो अपने मोबाइल ऐप के साथ जाएंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। यदि इस वॉलंटियर को किसी लीगल पक्ष पर जानकारी में कमी है, वैसे तो वो वेल ट्रेंड है, ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो चाहेगा तो एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट्स को बटन दबा के उसी समय वो इनवाइट कर सकता है और पूरी बात बताकर, और ये भी रिकॉर्डेड एज एविडेंस जाएगी, वो लीगल मार्गदर्शन ले सकता है। यदि भाषा की प्रॉब्लम है तो वो दूसरा बटन दबाएगा तो लैंग्वेज इंटरप्रेटर आ जाएगा और लैंग्वेज इंटरप्रेटर के साथ जो भी बातचीत होगी वो भी एज एविडेंस जाएगी। इस प्रकार जो है एफआईआर आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों ने 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान कहा था कि यदि हमें इस देश को लंबे समय तक शासन करना है तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को, इनके संस्कारों को, इनके सेल्फ स्टीम को ख़त्म करना होगा। उसके लिए हमें एक नया एक्ट लाना होगा और इनकी शिक्षा को अशिक्षा घोषित करना होगा। जिस समय साउथ में हमारी शिक्षा 97 से 99% थी, नॉर्थ में इट वाज अराउंड 80%, जहाँ साउथ में हमारे 57% गुरुकुल की प्राचार्य महिलाएं थीं। उस समय लंदन की एजुकेशन सिर्फ 17% थी। उनके स्कूल गैराज में संडे स्कूल होते थे जिसमें केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। उस समय भारत की शिक्षा में 18 विषयों पर हमने पार एक्सीलेंस स्थापित की थी। हमारी 6 विश्वविद्यालय थे जो कि दुनिया में जो है जाने जाते थे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर थोपी हुई है। हमारे राजनेताओं ने अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए, हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली, हमारे संविधान के विरुद्ध फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में वोट बैंक और वोट की खातर गलत कानून बनाए। इस देश में विभाजन के बावजूद भी, मुसलमानों को एक देश देने के बावजूद भी हिंदुओं को द्वितीय दर्जे का जो है ना सिटीजन बना दिया। भारत, ये लज्जा का विषय है कि भारत में सभी समान सिटीजन संविधान में समान होने के बावजूद भी इन्होंने घृणित कानून बनाकर, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के तहत कानून बनाकर हमें द्वितीय दर्जे का सिटीजन बना दिया। अब ये महापरिवर्तन के तहत जनसंख्या नियंत्रण से लेकर, वृक्षों का रोपण से लेकर, गायों के जो है प्रजनन से लेकर, ब्रीडिंग से लेकर, सेंटर से लेकर, और एक बड़ी गाय व्यवस्था, जैसे कि हमारे यहाँ पर 16 करोड़ लीटर दूध हम पैदा कर रहे हैं प्रतिदिन और 64 करोड़ लीटर से अधिक दूध कंज्यूम हो रहा है, तो ये आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि 50 करोड़ लीटर से ज़्यादा दूध यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से बनाया जा रहा है। क्या इन राजनेताओं का, क्या इस प्रशासनिक व्यवस्थाओं का कोई दायित्व तो नहीं है? ये इतनी आसानी से रोका जा सकता है कि जितने भी गांव वाले हैं जो दूध पैदा कर रहे हैं, एक ऐप के माध्यम से कितना दूध पैदा हो रहा है, हर गाय की आइडेंटिटी हो सकती है, उसका प्रोडक्टिविटी साइकिल हो सकता है और उतना ही दूध वो बेच सकता है। यहाँ पर लोग यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से दूध बना रहे हैं, घी बना रहे हैं और उसे टैंकरों में जो है ना बेच रहे हैं। उनके पास एक गाय भी नहीं है। अभी देवास में एक शुद्ध घी की फैक्ट्री पकड़ी गई थी जिसमें शुद्ध घी का एक दाना भी नहीं था, एक कण भी नहीं था। हम कैसी दुष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं जहां पर कि इन पदार्थों से कैंसर हो रहा है। हम कैसी दुष्ट व्यवस्था में रह रहे हैं जहां यह जानते हुए कि फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड से कैंसर हो रहा है, हमारे किसान उसी फर्टिलाइजर के लिए आंदोलन कर रहे हैं, विदेशों से उसका वो मंगाया जा रहा है। ये कितनी लज्जा की विषय है। हमारे राजनेता हमें अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं, हमारे राजनेता हमको अच्छे राजनेता नहीं देना चाहते हैं। वह जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संकीर्ण राजनीति संप्रदाय के तहत, संकीर्ण राजनीति के तहत, एक विनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के तहत जो है ना लोगों का चयन करते हैं, जिसमें
जो शोषक है, दुष्ट है, वो विनेबल है, जो बाहुबली है वो विनेबल है, जो धनबली है वो विनेबल है, जो अपराधी है वो विनेबल है। और इस तरीके के लोगों को से टिकट देने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं और फिर गरीब जनता को में दारू बांटकर, पैसे बांटकर, साड़ी बांटकर, मुर्गे बांटकर उनके वोट को खरीदते हैं। और उनके वोट से जीतने के बाद भी ये लज्जा और शर्म की बात है, ये उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं और ये पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं। तो क्या इसे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मेरा कहना है कि हम पार्टी कृषि में रह रहे हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ द पीपल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी हो गई है। और ये पार्टी लोगों को मूर्ख बनाती है, उनके वोट खरीदती है, वोट पॉलिटिक्स चलाती है, फ्री भी करती है, दारू बांटती है, साड़ी बांटती है और मानव शरीर को दारूखोर बना दिया है, फ्री भी खोर बना दिया है, उसके शरीर की शक्ति को खत्म कर दिया है। ऐसे हैं हमारे दुष्ट राजनेता। अब मैं अपने मूल विषय पे आता हूं। ऐसे 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा और जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, और शिक्षा भी अनूठी शिक्षा होगी, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें सभी प्रथीज इंटीग्रेटेड रूप से काम करेंगी, जिसमें स्वास्थ्य में आपको प्राणायाम, मेडिटेशन और ढेर सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी की जाएंगी जो आपको स्वस्थ रखेंगी, प्रसन्न चित्त रखेंगी। ऐसे ही फंडामेंटल राइट टू फूड, और ये फूड जो है आज का घटिया शासकीय वाला फूड नहीं जो कि खाने योग्य नहीं होता है, यह मल्टीग्रेन वाला होगा। सब्जियां, फल वो भी ऑर्गेनिक सोर्स के, शहद, औषधियां, और वो भी उन लोगों को भी मिलेंगी जिनके खीसे में पैसा नहीं है, और जो वो पैसा जो है कल्प वृक्ष वाले अकाउंट से जो आम आदमी को दिया जा रहा है उससे निकल के आएगा, और उसकी भरपाई उसे समृद्ध, उसे जो है रोजगार देकर, उसको सकारात्मक डेवलप करके, सकारात्मक शिक्षा देके, सकारात्मक ट्रेनिंग देके उसे उससे ज़्यादा धन कमाते हुए उसे समृद्ध बनाने का भी मौलिक अधिकार देंगे और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार देंगे। ऐसा अद्भुत भारत होगा जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा। यह दुष्ट राजनेताओं के नारे से नहीं बन सकता है। अब ये बातें व्हाट्सएप को स्पैम समझ में आ रही हैं। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा अपना ही वीडियो लोड किया जा रहा है। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करता हूं कि इसका संज्ञान लें। व्हाट्सएप और इनके पीछे जो भी शक्तियां काम कर रही हैं उनको कठोर से कठोर दंड दें और मुझे कंपनसेशन दें, जिससे मैं और दृढ़ता से ये काम कर सकूं और मात्र 4 सरल उपायों से भारत देश को जो है महान बना सकूं, जिसके तहत आम व्यक्ति को कुछ नहीं करना होगा, केवल एक संदेश लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हमें अच्छा भारत चाहिए। इस संकल्प मात्र से हमें अच्छा भारत मिल जाएगा। हमें 4 सरल उपाय करेंगे, जिसे हमने सत्यनारायण कथा कहा है। ये सत्यनारायण कथा और कुछ नहीं है, एक महालक्ष्य के लिए लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया है। तो पहला काम है कि आप YouTube चैनल पर जाइए, क्राइम फ्री भारत सर्च करिए, उसे सब्सक्राइब करिए और संकल्प के तहत एक वीडियो प्रतिदिन देखिए। इसमें 7000 से भी अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे 21 लक्ष्य और ये 5 मौलिक अधिकार भारत सरकार के पास 20 गुना धन पहुंचाते हुए, आपको टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त करते हुए आपको 5 मौलिक अधिकार देंगे। तो जो वीडियो आपकी आत्मा के नज़दीक हो उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनके पास भेजिए। एक पैरे के साथ ही सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण कथा के द्वितीय अध्याय के तहत जो चैनल आपने सब्सक्राइब की है,
जिसमें 7,000 से भी अधिक वीडियो हैं, उसके हर वीडियो में उसके टाइटल के नीचे जो है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। मैं यहाँ ये भी समझाऊंगा, जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि वीडियो के नीचे कैसे हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, तो टाइटल को देंगे, टाइटल के साथ में MORE मोर लिखा होता है, मोर को क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ध्यान से देखें तो लास्ट में उसमें भी मोर लिखा हुआ है, MORE, उसको क्लिक करिए तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। मेरा निवेदन है कि आप उस मैसेज को ठीक ढंग से पढ़ें, समझें और उसका पालन करें। और उसी में क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है, मैं चाहूँगा कि उसे आप जो है डाउनलोड करें। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का 2वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब 3रे अध्याय में वो कह रहा है कि अभी जो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करके, फ़ोटो अपलोड करके, अपने बारे में कुछ शब्द लिख के और एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आपने उसे सबमिट किया था, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए थे और ऐप ने आपको आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करके दिया था। तो आप उस ऐप को खोलिए और उसमें नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, जिसमें ऊपर आइडेंटिटी कार्ड हैं और नीचे 3 जो है शेयर करने की लिंक दी गई हैं, जो ऑटो मैसेज भी जनरेट करती हैं और ऑटो लिंक भी जनरेट करती हैं। आपका मैसेज से लिंक के माध्यम से जो भी क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेगा, उसमें रेफरेंस में आपका नाम आएगा और एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलते हैं। यदि आप 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी और 100 को जोड़ेंगे तो नेशनल अधिकारी कहलाएंगे। तो 3रा अध्याय कह रहा है कि इसे अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को और जिन संगठन से आप जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। इसी भेजने के साथ ही सत्यनारायण कथा का 3वां अध्याय समाप्त होता है। अब 4थे अध्याय के तहत जिन लोगों को आपने अपनी लिंक भेजी है उनसे बात करिए। यदि आप 10 लोगों को जिनमें ज़्यादा ऊर्जा है, यदि उनको पहले चिन्हित कर लेंगे तो आपकी जो काम आप करेंगे उसके सकारात्मक रिजल्ट जल्दी से आएंगे। तो ऊर्जा के हिसाब से उसकी लिस्टिंग करके और फिर जिसमें ज़्यादा ऊर्जा है उसको पहले फ़ोन लगाइए और उसको बताइए हमने ये लिंक भेजा है, हमने ये वीडियो भेजा है, कृपया उसको देख लीजिए। और लिंक को से जो है को डाउनलोड करते हुए जो 4 सरल उपाय हैं इनको आप रिपीट कर दीजिए। तो जैसे ही लोग ये 4 सरल उपाय को पूर्ण करेंगे, हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। जब हम 100 करोड़ होंगे तो आज के हमारे वोट से चुने हुए राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे। वो जो भी उन्हें घटिया पॉलिटिक्स करना है वो करते रहें, लेकिन यदि जो ये 21 महालक्ष्यों के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसको यदि वो अनुपालन कर देते हैं तो वो 240 से बढ़ के 500 पार हो जाएंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऐसे चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट उनके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग जो अच्छा भारत चाहते हैं वो रोज़ संकल्प लेंगे कि हम अपने चंद्रगुप्तों को अच्छे भारत के लिए हम जिताएंगे। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन EVM मशीन पर बटन दबा के चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो चंद्रगुप्तों को ना वोट अपना टिकट के लिए भाग दौड़ करना होगी, ना कोई पैसा खर्च करना होगा और ना ही उन्हें अपना प्रचार करना होगा। और इसके बावजूद भी सभी 543 चंद्रगुप्त विजयी हो जाएंगे और हम पार्लियामेंट में बैठकर यह महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार देंगे। मैं माननीय न्यायालय से अब निवेदन करना चाहूँगा कि क्या इसमें कोई भी चीज़ स्पैम है, तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो मैथिली शरण गुप्त को लगातार ऑफसेट कर रही हैं, वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो व्हाट्सएप को मजबूर कर रही हैं। मैं माननीय न्यायालय से गुजारिश करता हूँ कि इसे सुना जाए, इसे देखा जाए, व्हाट्सएप को मजबूर किया जाए कि वो उन लोगों के नाम बताएं जिनके कारण ऐसा वो कर रहे हैं, और व्हाट्सएप के विरुद्ध और उन लोगों के विरुद्ध जिनके इशारों पर ये हो रहा है
सख्त से सख्त पेनल्टी दी जाए, फाइनेंशियल डैमेज का लिए चार्ज लगाया जाए और मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन को जो इनके द्वारा तकलीफ दी गई है, जो इस महान मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में बाधा पहुंचाई जा रही है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि 10 करोड़ का कंपनसेशन दिया जाए। उस राशि से हम लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाएंगे और 10वें दिन से अच्छे भारत की शुरुआत हो जाएगी। और यदि ये राजनेता इस अच्छे भारत की बात नहीं सुनते हैं तो इनकी पराजय तय है और हमारे सभी 543 चंद्रगुप्त जीतेंगे। तो हम स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।